नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी बलात्कार के बाद। नक्षत्रा आज तक समझ नहीं पाई कि इतनी साफ सुथरी दोस्ती पर यह जीवन भर का कलंक समर ने क्यों लगा दिया। समर ने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और नक्षत्रा पर टूट पड़ा। नक्षत्रा की घनिष्ठ सहेली नीरू की इकलौती बेटी जानवी का लोनावला में विवाह था। नीरू ने सब दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए सबके फोन नंबर ढूंढकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। सालों बाद सब एक दूसरे का अता पता जानकर चहक उठे थे। सब अब व्यस्त गृहस्थ थे, पर सब कॉलेज के दिनों की मस्ती को याद कर जैसे युवा बन गए थे। अब दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम नीरू ने सनशाइन्स रख दिया था, पर मौका मिलते ही सब हंसी मजाक करते रहते थे। नीरू का मैसेज था, अब सब जानवी के विवाह में आने की तैयारी करो, विवाह को रीयूनियन समझकर मस्ती करने सब आ जाओ। अभी इतने ही दोस्तों का पता चल पाया है, बाकी को भी फेसबुक पर ढूंढ ही लेंगे। मैं सबका इंतजार करूंगी। हमेशा से हंसमुख मेधावी नीरू ने सबको जोड़कर एक बड़ा काम कर दिया था। मुंबई में बसी नक्षत्रा नीरू से कई बार फोन पर बातें भी कर चुकी थी, पर नक्षत्रा अब पसोपेश में थी। जानवी के विवाह में जाकर सब दोस्तों से मिलने की इच्छा भी थी। उसके पति नीरज और बेटी शीना ने खुशी खुशी कह दिया था कि जाओ एंजॉय करो, दोस्तों के साथ खूब मस्ती करके आओ। हम गए तो मस्ती में कमी ना आ जाए। नक्षत्रा मुस्कुरा रही थी। शीना ने कहा था, मुझे वैसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, नई जॉब है, पर आप जरूर जाओ मॉम। नीरज की सेल्स क्लोजिंग थी, पर नक्षत्रा अपना दुख परेशानी किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। सनशाइन्स पर समर का नाम भी तो था। इस नाम पर नजर पड़ते ही नक्षत्रा के तन मन में कड़वाहट भरती चली जाती थी। क्रोध का लावा सा फूट पड़ता था। नक्षत्रा ने नीरज और शीना को जब सनशाइन्स के बारे में बताया था, तो शीना ने तो कह भी दिया था, मॉम सनशाइन से आप जरा भी शाइन नहीं कर रही हैं। यह ग्रुप बनने के बाद तो आप मुझे और भी उदास और बुझी सी लगती हैं। नक्षत्रा ने झूठी हंसी हंसकर उसका वहम कहकर बात टाल दी थी, पर सच यही था। बाकी दोस्तों के कारण वह ग्रुप छोड़ भी नहीं सकती थी और समर का अस्तित्व उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अतीत में घटी घटना नक्षत्रा के तन मन के घावों को कुरेद जाती थी, जिससे वह आज तक अपराध बोध से ग्रसित थी। यह अपराध बोध कि उसने नीरज जैसे प्यार करने वाले पति को धोखा दिया है। उसे कभी यह बताया ही नहीं कि विवाह से कुछ महीने पहले ही समर ने उसका रेप किया था। समर उसका सहपाठी, उसका अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त, जिस पर वह आंख बंद कर यकीन करती थी। नक्षत्र का विवाह नीरज से तय हुआ तो सब दोस्तों ने उसकी सगाई में जमकर मस्ती की थी। नीरज लखनऊ का था। सब दोस्तों ने बनारस की सभी मशहूर जगहें नीरज को दिखाई थी। समर बनारस में ही नक्षत्रा के घर से कुछ दूर ही रहता था। विवाह कुछ महीने बाद होना तय हुआ। समर की बड़ी बहन सुमेधा भी नक्षत्रा की बहुत अच्छी दोस्त थी। नक्षत्रा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे जब भी विवाह की कोई शॉपिंग या काम होता, सुमेधा उसका साथ देती थी। सगाई के थोड़े दिनों बाद ही नक्षत्रा किसी काम से सुमेधा से मिलने गई थी। तब मोबाइल तो होता नहीं था, तो वह समर के घर गई। वह हमेशा की तरह अंदर चली गई और जाकर ड्राइंग रूम में बैठ भी गई। उसने पूछा, समर दीदी कहाँ है? तुम बैठो, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आंटी अंकल बाहर गए हैं। ठीक है, बाद में आती हूँ, कहकर नक्षत्रा उठने लगी थी, तो समर ने उसे जबरदस्ती बैठा लिया था। बैठो ना, मैं हूं ना। नक्षत्रा फिर बैठी तो समर उसके पास ही बैठ गया था। जब से तुम्हारी सगाई हुई है सुंदर लगने लगी हो। वह हंस पड़ी थी। थैंक्स। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, नक्षत्रा आज तक समझ नहीं पाई कि इतनी साफ सुथरी दोस्ती पर यह जीवन भर का कलंक समर ने क्यों लगा दिया। समर ने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और नक्षत्रा पर टूट पड़ा। नक्षत्रा रोती चीखती चिल्लाती रह गई थी। होश में आने के बाद समर सिर पकड़कर बैठ गया था। नक्षत्रा उस पर थप्पड़ों की बरसात कर रोती हुई घर आ गई थी। घर आकर मम्मी और पापा को सब बताया तो घर में मातम छा गया था। वह नीरज को सब बताना चाहती थी, पर माता पिता का सख्त आदेश था कि इस बारे में कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोलना। मम्मी पापा ने उसे हर तरह से संभाला था, पर नक्षत्रा के घाव आज भी ताजा थे। वह आज तक इस अपराध बोध से उभर नहीं पाई थी कि उसने अपने पति से अपने साथ हुई इतनी बड़ी घटना छिपा रखी थी। उसने नीरज के साथ अंतरंग पलों में मानसिक कष्ट भोगा है। उस रेप की काली छाया उसके सामने आकर उसे जब तक तड़पाती रहती है। तन के घाव तो दिख भी जाते हैं, लेकिन उसके मन पर लगा यह घाव कहाँ कोई देख पाया है। फिर नीरू का फोन आ गया। नक्षत्रा, विवाह में 2 दिन रह गए हैं, इतने पास होकर भी पहले नहीं आ रही है। नीरू, मेरा आना थोड़ा मुश्किल। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नीरू ने साधिकार डपटा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अपने ग्रुप के कुछ लोग कल आ रहे हैं, चुपचाप तू भी जल्दी पहुंच। अच्छा, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, जल्दी आ, सांस लेकर कहा। ठीक है, कल आती हूँ। नक्षत्रा ने ठंडी सांस लेकर सनशाइन्स के मैसेज पढ़े।
चेक किया कल कौन कौन आ रहा है। कानपुर से सौम्या, उदयपुर से रानी, सुगंधा, मुकेश, प्रत्यूष, पुणे से मेघा, बेंगलोर से हर्षित। समर का नाम नहीं था। उसने चैन की सांस ली। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे नक्षत्रा की आंखों के आगे घूम गए। वह सबको याद कर मुस्कुराई। समर का तो चेहरा भी वह नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह ग्रुप पर एक्टिव भी नहीं रहती। उसने नोट किया है समर भी बस बहुत जरूरी बात का ही जवाब देता है। वह किसी जोक हंसी मजाक में भाग नहीं लेता। नीरज और शीना ने उसकी तैयारियों में पूरा सहयोग दिया था। वह 2 दिनों के लिए लोनावला रवाना हो गई। सब दोस्त आ चुके थे। वहीं सबसे लेट आई थी। अचानक समर पर नजर पड़ गई तो उसके अंदर क्रोध की एक तेज लहर दौड़ चली गई। मन कसैला हो गया। एक बार नफरत भरी नजर उस पर डालने के बाद नक्षत्रा ने उसकी तरफ मुंह भी नहीं किया। मुंबई से लोनावला सबसे बाद में आने पर उसकी खूब खिंचाई हुई। सब दोस्त एक दूसरे के गले लग गए थे। समय ने अपना प्रभाव सब पर छोड़ा था, पर दृश्य इस समय कॉलेज के दिनों में मस्त निश्चिंत दोस्तों की मंडली का सा था। बस समर सबसे ज्यादा शांत, अकेला सा, अलग अलग ही था। नीरू के पति राजवीर और जानवी ने सबका भरपूर स्वागत किया था। सब दोस्तों के रहने का इंतजाम होटल में था। सब रूम शेयर कर रहे थे। समर को छोड़ सब एक के रूम में डेरा जमाकर बैठे थे। कितनी बातें थी, कितने किस्से थे। समर नहीं दिखा तो हर्षित ने पूछा, कहाँ गया ये समर, बड़ा सीरियस रहने लगा है। तो मेघा ने कहा, हाँ काफी चेंज हो गया है, बहुत चुप गंभीर है। समर आसपास नहीं था तो नक्षत्रा सबके साथ सहज व खुश थी। डिनर से थोड़ा पहले मुकेश समर को पकड़ कर लाया। कहाँ घूम रहा था, चल बैठ सबके साथ यहाँ। समर फीकी सी हंसी हंसता हुआ सबके साथ आकर बैठ तो गया, पर उसकी गंभीरता देख सब उससे कई तरह के सवाल करने लगे। तो नक्षत्रा वहां से उठकर अभी आई कहते हुए बाहर निकल गई। वह सीधी टेरेस पर जाकर खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आज फिर आंखों से आंसू बहते गए। इतने में अपने पीछे कुछ आहट सुनकर वह चौंकी। देखा समर था। गुस्से और नफरत की एक तेज लहर नक्षत्रा के दिल में उभरती चली गई। वह वहां से जाने लगी तो समर ने हाथ जोड़कर उसका रास्ता रोक लिया। नक्षत्रा प्लीज मुझे माफ कर दो। समर के रुंधे गले से निकली इस कांपती आवाज से नक्षत्रा ठिठक गई। समर ने बहुत ही गंभीर उदास आवाज में कहा, तुमसे माफी मांगने के लिए सालों से तरस रहा हूँ। मेरा गुनाह मुझे चैन से जीने नहीं देता। सनशाइन्स पर भी पहले अपने आने के बारे में सूचना नहीं दी कि कहीं तुम मेरे कारण यहाँ ना आओ। आज मेरी बात सुन लो प्लीज। नक्षत्रा रेलिंग से टेक लगाए हैरान सी खड़ी थी। इक्का दुक्का लोग फोन पर बातें करते इधर उधर घूम रहे थे। समर के चेहरे पर पश्चाताप और दुख था। उसकी आंखें कभी भी बरसने के लिए तैयार थीं। समर ने आगे कहा, बहुत बड़ा गुनाह किया था मैंने। पता नहीं क्यों मैं बहका। एक पल में मैं कितना गिर गया। तुम्हारे जैसी दोस्त खो दी। मैं कभी खुश नहीं रह पाया नक्षत्रा। आज तक तुम्हारी चीख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी वेदना मुझे हर पल जलाती रही है। जब मेरा पहला विवाह हुआ तब यह अपराध बोध मेरे मन पर इतना हावी था कि मैं सामान्य जीवन बिता ही नहीं पाया और मेरा तलाक हो गया। घर वालों के जोर देने पर मैंने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी के साथ भी यह अपराध बोध हावी रहा। हर समय तुम्हारे साथ की गई हरकत मुझे बेचैन रखती। इस गुनाह की बड़ी सजा भुगती है मैंने नक्षत्रा। इस अपराध बोध ने दूसरी बार भी मेरा घर नहीं बसने दिया। उससे भी मेरा तलाक हो गया। माता पिता रहे नहीं, दीदी विदेश में है। बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने गुनाह किया था, काफी सजा भुगत चुका हूँ। अब तुम मुझे माफ कर दो। सालों से पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। झरझर आंसू बहते चले गए समर की आंखों से। उसने नजर उठाकर हैरान खड़ी नक्षत्रा को देखा, फिर जाने के लिए मुड़ गया। थके हुए सुस्त कदमों से समर को जाते देख नक्षत्रा को बड़ा झटका लगा था। क्या पुरुष को भी इतना अपराध बोध हो सकता है? क्या कोई पुरुष भी अपराध बोध कर सालों साल पल पल सुलगता है? पल भर का बहकना क्या पुरुष को भी जीवन भर इस तरह का चोट सकता है? रेप करने के बाद ये अपराध बोध क्या पुरुष के जीवन पर भी प्रभाव डाल उसका जीवन नष्ट कर सकता है? वह अवाक थी, हतप्रभ भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उसके अंतर्मन के किसी कोने में उसे यह एहसास हुआ कि शायद ईश्वर ने समर को उसके किए की सजा दे दी थी। साथ ही सालों का अपराध बोध भी पिघलने सा लगा था, क्योंकि जिंदगी में हुए इस पीड़ादायक हादसे में उसकी सहमति नहीं थी। और उसे यह भी एहसास था कि अगर नीरज इस बारे में जानेंगे तो वह भी उसकी पीड़ा से व्यथित होंगे। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए यही बेहतर था, आगे बढ़ा जाए, क्योंकि समर को वक्त ने उसके किए की सजा दे दी थी, जिसे वो अभी भी भुगत रहा था। दोस्तों, किसी का जीवन बर्बाद कर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। किसी न किसी रूप में बुरे कामों का फल प्राप्त हो ही जाता है। उम्मीद है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें।
दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।